नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेज पे। कल से लगातार हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, एक रिकॉर्ड बनाया है बंगाल की जनता ने। इसके बारे में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है और ये बात हो रही है कि क्या इस बार सरकार बदलेगी। तो ये बात तो सभी ने की, लेकिन साथ-साथ एक और राज्य में कल चुनाव खत्म हुए। बंगाल में वन फेज का जो फर्स्ट फेज का चुनाव था वो खत्म हुआ, सेकंड अभी होगा 29 अप्रैल को। तो तमिलनाडु में कंप्लीट हो गए। तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड बनाया है लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से मतदान हुआ है, नियर अबाउट 85% तक मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या जनता चाहती है या नहीं चाहती है? क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार जो है वो किस तरह के बयानबाजी कर रही थी, किस तरह से डिसीजन ले रही थी, क्या उसके खिलाफ लोगों ने मतदान किया या नहीं किया? इसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर आपका स्वागत है हुँ, सर। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर हमने आपके साथ चर्चा की थी वेस्ट बंगाल में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है 92 के करीब। ये तो शायद सर पहले बहुत सालों के बाद इस तरह का मतदान देखा कल जो हुआ। देखिए आपके साथ वीडियो भी बनाया कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। लेकिन सर उतना ज़रूरी है, तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है, बाहर निकल कर मतदान किया है। तो सर आप इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? क्या लोगों ने खिलाफ वोटिंग की है या नहीं की है? क्योंकि डीएमके की सरकार है, स्टालिन की सरकार है। जी, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से इसमें असम है, चाहे केरल है, पुडुचेरी है और उसके बाद जिस तरह से फिर बंगाल और तमिलनाडु के इन चुनावों में जो देखने को पड़ रहा है, अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और जो एक देखिए डेमोक्रेसी में किसी एक इंसान की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि किसी एक किसी पॉलिटिकल पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सभी की ज़िम्मेदारी है, सभी हर हर एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है और वोट करना भी एक ज़िम्मेदारी के तहत ही आता है। तो जिस जिस तरह से हमने अगर हम परसेंटाइल को अगर हम जिस तरह से देखते हैं तो असम में 85.91%, केरल में 78.27% और पुडुचेरी में 89.87% और इन तीनों और को जब हम देख रहे हैं तो इनको जिस तरह से पीछा कर दिया बंगाल ने 92.88% और और जो तमिलनाडु है तमिलनाडु में जिस तरह से 84.69% हुआ तो ये अपने आप में क्योंकि जब हम इनका कंपैरिजन जब हम अपने यहाँ के स्टेटों से देख रहे हैं जो पहले हुए हैं तो वो कहीं न कहीं इतना डिफरेंस है कि वो 60% पर ही ऑलमोस्ट 60-65 यहीं तक आके जो है सिमट सिमट जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छा है और इसलिए इसमें जो भी है, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है, वो कहीं न कहीं जो है एक-दूसरे को चाहे उसमें अब ये किसके लिए बेनिफिट होगा ये तो जब पूरा इलेक्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा और जिस तरह से हमारे गृह मंत्री 4 मई की डेट को बार-बार रिमाइंड कराते हैं कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई के बाद फिर देखेंगे यस। तो इस तो उनके कॉन्फिडेंस से तो फिर यही लगता है कि निश्चित तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद जो है वो इस समय जो फर्स्ट फेज़ जो बंगाल का हुआ है उसमें शुरू की 152 सीटें उन पे मतदान है और तमिलनाडु की अगर हम जो तमिलनाडु की जो सारी सीटें हैं जो 234 सीटें हैं उन सभी पर जो है मतदान हो चुका है और इन सभी वहाँ के जो 5 करोड़ राज्य के जो मतदाता हैं उन्होंने अपने इसको डिसाइड कर दिया है कि वो किसके लिए हैं। डीएमके पार्टी तमिलनाडु का हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर लगातार किसी एक पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट नहीं रहती है। एक बार किसी की, दूसरी बार किसी की। रहते हैं। अ,
और इस समय जिस तरह से एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तमिलनाडु में भी आगे आई है और उसका दबाव भी निश्चित तौर पर डीएमके पार्टी पर रहा है, जिसके कारण क्योंकि तमिलनाडु के जो सीएम एमके स्टालिन हैं, बाद में जब वो भी असर्ट करने लगे कि डीएमके इज़ नॉट एंटी हिंदू, और बीजेपी इस तरह से स्प्रेड कर रही है फॉल्स नैरेटिव, तो ये सारे वो एक कहीं न कहीं दबाव में थे कि क्योंकि जब उनके जो बेटे जो थे उदयनिधि, उन्होंने जिस तरह से इरेडिकेट सनातन धर्म और लगातार इस तरह से जो है वो कई उनके इस तरह से हुआ है, और वो एक जो एक द्रविडियन मॉडल से जिस तरह से वो बात कर रहे थे, अ अ, तो इन सारे दबावपूर्ण जो है वो क्योंकि जब वो आने लगे तो इसके कारण जो है कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं वो लास्ट में बदली थी। और इस समय चाहे क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे डीएमके के सभी बड़े लीडर हों, चाहे कनिमोझी हों, चाहे दयानिधि मारन हों, टीआर बालू हों, तो और दोनों स्टालिन जो भी हमारे हैं, दोनों लीडर्स हैं, तो सभी ने अपनी एक तरह से एक इम्पोर्टेंस को जिस तरह से लगातार जो है चुनावों में अपना दिखाया, लेकिन अब इस समय ये भी है कि ना केवल डीएमके और एआईडीएमके की तरफ से अगर हम वहाँ पर देखें तो वो अपनी पूरी तरह से जो भूमिका है वो पूरी तरह से के पलनीस्वामी जी जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अपने कैडर को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो सीनियर लीडर के अन्नामलाई जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से संगठन खड़ा किया, और जो वर्तमान के भी जो वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट नयनार नागेंद्रन जी हैं, तो इस समय का जो चुनाव जो है वो लगातार एक 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 कॉम्पिटिशन के तहत जो है, क्योंकि हाँ, अमित शाह जी ने अपनी जो रैली है वो लगातार वहाँ पर की, और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी जो रैली जो है वहाँ पर की, और चाहे जिस तरह से रोड शो में भी अमित शाह जी के लिए वहाँ पर जिस तरह से जो है वो पब्लिक का जो रिएक्शन था वो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव था। और रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने तो इस बात के लिए स्पेशल कहा कि जो वहाँ पर जिस तरह से एक जो दीप प्रज्वलन की जो घटना थी, जो परंपरा थी, जिसको जिसको कि वहाँ पर रोका गया, और जो एक तरह से एक जो फ़ोकस जो था वो जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, तो उसको जो है हम उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जो जनता जो है वो एक आपस में जो है एक इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की गई, जो और जो और 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 फिर बाद में कहीं न कहीं एमके स्टालिन को भी बोलना पड़ा कि इस तरह का कोई भी जो टेम्पल कंसर्नेशंस जो भी है, चाहे या कहीं इस तरह के जो जितने भी टेम्पल्स हैं, उनके लिए हमने जो है काफ़ी करोड़ ऑफ जो फंड्स हैं वो दिए हैं, और हमने जो है उस सभी में जो है वो हमने इक्वालिटी का ध्यान दिया है, ना कि पर्टिकुलर किसी फेथ का ध्यान दिया है। तो यस, निश्चित तौर पे ये है, और अगर हम जैसा चुनाव आयोग को भी देख लेते हैं, तो चुनाव आयोग में भी इस समय जिस तरह से तेज तर्रार अधिकारी हमारे ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हों, और डॉक्टर एस.एस. सिंधु हों, डॉक्टर विवेक जोशी हों, तो सभी ने जिस तरह से क्योंकि बंगाल का चुनाव में जिस तरह से पहले से ही एक वो था कि वहाँ पर हिंसा होती ही है। तो एक लाइव वेव कास्टिंग जो है चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी अच्छी की, और उसके लिए सेंट्रल पॉइंट भी बनाए, और जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, सभी पर जो है उन्होंने एक सभी के लिए और उस डेटा को भी सुरक्षित रखने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि उसको एक तरह से तुरंत ही निकाला नहीं जाएगा, उसको डेस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर बाद में भी इन केस कहीं ज़रूरत रहती है, तो हर हर उस डेटा को जो है वो प्रिज़र्व करके रखा जाएगा। यस, और एक सीनियर ऑफिसर की निगरानी में ही उस चिप को निकाला जाएगा उस कैमरे से, और उसको जो है अपने पास सँभाल के रखा जाएगा। अब यस, अब निश्चित तौर पे सभी चारों पाँचों
जो है असम, केरल, पुडुचेरी के साथ बंगाल, तमिलनाडु के जब लगातार जब एक साथ जब रिजल्ट आएँगे तो निश्चित तौर पे किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी तो ये उस समय दिखाई देगा। वो तो 4 मई को ही पता चलेगा सर, नो डाउट। बट सर मेरा ये प्रश्न है कि एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, तो बिल्कुल शांति से कामकाज हो गया वहाँ पर। लेकिन सर बात ये है कि सर तमिलनाडु में काफ़ी सारे प्रमाण में या फिर बड़े पैमाने पर जो कन्वर्जन हो रहा था, क्या लोगों ने इस एंगल से भी सोचा हो ये पता नहीं। लेकिन खुद स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके जो बयान आए सर, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लोगों के मन में वो बयान जो है वो चुभ गए हो, ये भी हो सकता है। तो कई सारे मायने में एंगल से अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा कारण तो यही होगा सर कि एसआईआर की वजह से नीट एंड क्लीन जो लिस्ट बाहर आई, तो लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। अ, देखिए जो एक वहाँ की जो एक आइडेंटिटी जिस तरह से एक रीजनल जो कल्चरल जो है, वो निश्चित तौर पे जो प्रो प्रो हिंदुइज़्म ऑलरेडी वहाँ के जो स्टेट हैं, वो ऑलरेडी हैं। जिस तरह से लगातार एक भाषा के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पर जिस तरह से इंग्लिश को जो है वो प्रायोरिटी दी उसमें चाहे हमारी नेशनल लीडरशिप भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हो सकती है और लेकिन चूँकि वहाँ से जिस तरह से जो तमिलनाडु और केरल से फिर लगातार जो कनेक्टिविटी जो है वो जो बाहर के देशों के साथ जिस तरह से बढ़ने लगी और वो उसमें एक इंग्लिश का जिस तरह से योगदान रहा और वहाँ पर जितने भी चाहे जो चर्चेज़ के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सभी में एजुकेशन लेने के बाद जिस तरह से वो फ़ॉरेन में सेटल होने लगे, तो इन सभी के कारण एक जो वहाँ की जो एक इम्पोर्टेंट जिस तरह से चर्चों ने जो है वहाँ पर वो इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हमने देखा है कि किसी भी मंदिर के यहाँ से या किसी भी मठ के यहाँ से इस तरह का कहीं भी एक पॉलिटिकल मैंडेटा सेट करने के लिए कहीं से कोई चीज़ें आती नहीं हैं। चर्चेज़ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ मदरसा और जो मस्जिदें हैं वहाँ से भी इस तरह से जो है वो फ़तवे जारी होते हैं। तो उसके कारण जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनकी तरफ जाके अट्रैक्ट होती है और वो कोशिश करते हैं फिर पिछले दिनों भी एम के स्टालिन जो हैं वो गए हुए थे तो उनके जो उसमें जो है वहाँ पे जो जो बड़े जो हैं वो चर्चेज़ के जो सीनियर्स हैं उनके उनकी तस्वीरें भी उनके साथ हैं और उसमें एक जो कंसर्न है उसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमारे एनजीओज़ या जो अदर जो हमारी जो एक्टिविटी हैं उन पे किस तरह हुँ। से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लगाम करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पे बात करा है। दूसरी तरफ जो इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्योंकि अब इस समय जो आईटी का जो एरा चल रहा है, इस समय ना केवल इंडिया अपितु भारत की जो हिंदू आइडेंटिटी की जितनी भी जो पॉपुलेशन है, वो ना केवल भारत में अपितु विश्व के हर देश में अपनी पहचान रखती है और वो भारत के हर स्टेट में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। तो इसके कारण जो है और उसमें ये भी है कि आप अपना अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकते हैं ओपनली तो उसके कारण जो पूरी तरह से जो है वो एक माहौल जो है वो निश्चित तौर पे बदलता है। और इस बात का कहीं न कहीं डीएमके लीडर्स को एहसास है कि कहीं न कहीं जो उनके ऊपर जो है वो दबाव है और इसी के कारण उन्होंने ये कहा भी कि हमारी कि हम इस तरह से डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को हैं जो स्टेट के लिए जो है वो रहे और ना कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए। तो यस। ये जो बदलाव जो आया उनकी बातों में, ये बिल्कुल इसी वजह से आने की कोशिश हुई क्योंकि हिंदू ट्रेडिशंस जो हैं वो एक तरह से बीच में लैप्सेस हो गए थे और अब जो है एक दबाव उनका आ रहा है। तो हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से लगातार मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी जो भी कई लगातार इस तरह से डिसीजन आए जिसमें उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया। तो ये तो ये जो ये कहना कि केवल वन साइडेड जो है वो नहीं और इस समय जो है बीजेपी भी जो जिस तरह से तमिलनाडु हो चाहे केरल हो, हर स्टेट को एक कॉम्पिटिशन में लाकर और स्टैंड करना चाह रही है। तो इससे जो है निश्चित तौर पे
आप जो है वो ये हमें मानना पड़ेगा कि अब आगे जो रणनीति है वो निश्चित तौर पे अपोज़िशन पार्टी के नेताओं को जो है वो बदलनी पड़ेगी। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो है जो कि इस समय जिस जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, तो इसे रोकना बड़ा ही मुश्किल है। यस। और सर ये भी और एक बात नमूद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टालिन की प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे सर और उन्होंने लोगों को बताया था कि आप स्टालिन के लिए मतदान कीजिए। तो ये लोग सर हिंदी का विरोध करते हैं, बाहर से आए हुए लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन अपने प्रचार में अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। एनीवे सर 4 मई को तो पता चलेगा कि क्या होगा तमिलनाडु में आखिर में, क्योंकि डीएमके और एआईडीएमके में ही जो है वो टकराव है। तो सर हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जी जय हिंद। जी, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ भी गए और बंगाल में ममता बनर्जी जी के लिए भी गए हैं। हाँ, हालाँकि उनके यूथ यूथ आइकन जो हैं राघव चड्ढा जी उन्होंने उनकी पार्टी की छोड़ दी है और तो ये उनके लिए ज़रूर एक तरह से है क्योंकि उन्हें पहले अपनी पार्टी को सँभालना चाहिए बजाय अदर जग जगह यस, जाके ये सब। राइट, जी राइट। और आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, वंदे मातरम। थैंक यू।